हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल पर। ये 6 से 10 तक इतिहास, भूगोल और राजनीति विज्ञान को लेकर क्लास लगेगी। एनसीईआरटी की बुक से ये सभी प्रश्न बनाए गए हैं। आप वीडियो से बने रहे, ये क्लास कंटिन्यू रहेगी। तो देखिए, शुरू करते हैं। आपका ज़्यादा समय नहीं लिया जाएगा, बहुत ही लंबे समय बाद ये क्लास शुरू हो रही है। देखिए, सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, परीक्षा में आने लायक हैं और कई पूर्व परीक्षा में आए हुए हैं। कहाँ से सबसे पहले जौ और गेहूँ उगाने तथा भेड़-बकरी पालने का प्रमाण मिला? तो परीक्षा में आया हुआ सवाल है। बुलंद दर्रा बलूचिस्तान, पाकिस्तान के इलाके में मेहरगढ़ से ये प्रमाण मिले हैं, गेहूँ उगाने और भेड़-बकरी पालने के प्रमाण। आगे देखेंगे, कहाँ की कब्र में मृतक के साथ बकरी को दफनाया गया? तो ये मेहरगढ़ में ही दफनाया गया। परीक्षा में आया हुआ सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। मानव के बचने की प्रक्रिया आरंभ हुई, तो 12,000 साल पहले ये प्रक्रिया आरंभ हुई। मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ हुआ, तो 8,000 साल पहले हुआ। मैं जो भी इंपॉर्टेंट होगा वो खास इंपॉर्टेंट बता दूंगा, आपको उसको खास ध्यान में रखना है, वो परीक्षा में आ सकता है। यह परीक्षा में आया हुआ है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांत में मुख्यतः कौन सी सभ्यता के अवशेष मिले हैं? तो ये हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले हैं यहाँ पे। हड़प्पा के नगर कितने भागों में बटे हुए हैं? तो 2 या उससे ज़्यादा भागों में बटे गए हैं। महास्नानगर कहाँ से प्राप्त हुआ? तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। ये परीक्षा में आया हुआ सवाल है, तो वापस भी आ सकता है, सीईटी में भी आ सकता है, पीटीटी में भी आ सकता है, तो आप इनको ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे, किन नगरों में अग्निकुंड के साक्ष्य मिले? तो कालीबंगा और लोथल। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। अग्निकुंड के जो साक्ष्य मिले कालीबंगा और लोथल दोनों से मिले हैं। ऑप्शंस में कोई एक दिया जाएगा और उसके साथ कोई अन्य नाम दे दिए जाएंगे, तो आपको ये दोनों नाम याद रखने हैं। याद रखिएगा, कालीबंगा और लोथल। अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं यहाँ से, परीक्षा में आया हुआ सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। कौन से नगरों से भंडार गृह के अवशेष मिले हैं? तो ये हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल से प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता के भवन, नाले और सड़कें कैसी थी? तो देखिए, घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिले के थे। आंगन की चारों ओर कमरे और अधिकांश घरों में अलग से स्नानागार तथा कुएं होते थे। यहाँ पे नालियाँ ढकी हुई होती थी, जिसमें घरों के नाले जोड़े जाते थे। जगह-जगह पर मैनहोल बनाए जाते थे। ये हड़प्पा सभ्यता के जो घर है, उनके बारे में बताया गया है। हड़प्पा के शिल्पकार अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांस्य, सोने और चांदी जैसे धातुओं का उपयोग करते थे। देखिए, ये सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, याद रखिएगा। हड़प्पा के लोग जो पत्थरों की मोहरें बनाते थे, उस पर किसका चित्र बनाते थे? तो ये जानवरों का चित्र बनाते थे मोहर पर। आगे देखिए, हड़प्पा सभ्यता के अंदर जो मिट्टी के बर्तन होते थे, उन पर किस रंग का उपयोग किया जाता था? और काला और लाल रंग का इनका उपयोग होता था हड़प्पा सभ्यता के अंदर मिट्टी के बर्तनों पर। 7,000 साल पहले कहाँ से कपास की खेती के साक्ष्य मिले? तो कपास की खेती के जो साक्ष्य मिले वो मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। कहाँ से कपड़ों के टुकड़ों के अवशेष प्राप्त हुए? तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए। किस नदी से चांदी का एक फूलदान का ढक्कन और कुछ तांबे की वस्तुएं प्राप्त हुई? तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। हड़प्पा सभ्यता में तांबा कहाँ से आयात किया जाता था? तो ये राजस्थान तथा पश्चिमी एशिया देश के ओमान से ये आयात किया जाता था तांबा। हड़प्पा सभ्यता में टीन का आयात कहाँ से होता था? तो टीन का आयात होता था आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से। और सोने का, तो वो आधुनिक कर्नाटक से आयात होता था। आगे देखेंगे, वेद कितने हैं? तो ये 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो कई बार पूछा गया ये सवाल है। ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद है। आगे देखेंगे, ऋग्वेद में कितनी प्रार्थना है? तो ये 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं। ऋग्वेद में लिखित प्रार्थनाएं क्या कहलाती है? तो सूक्त कहलाती है, याद रखिएगा, सूक्त कहलाती हैं ऋग्वेद में लिखित प्रार्थनाएं। सूक्त का शब्द का क्या अर्थ है? तो अच्छी तरह बोला गया। वैदिक काल के प्रमुख देवता कौन से थे? तो अग्नि देवता, इंद्र देवता और सोम देवता। ऋग्वेद की भाषा कौन सी है? तो प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत, ये पूछा जा सकता है, याद रखिएगा, प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत। जनता या पूरे समुदाय के लिए कौन से शब्द प्रयुक्त होते थे? तो जन या वेद शब्द का होता था। महापाषाण कब्र की प्रथा कब शुरू की? तो लगभग 3,000 साल पहले ये प्रथा शुरू हुई। आगे देखेंगे, देखिए, कब्र बनाने की प्रथा कहाँ-कहाँ प्रचलित है? तो दक्कन, दक्षिणी भारत, उत्तर-पूर्वी भारत तथा कश्मीर में। मृतकों को किन-किन वस्तुओं के साथ दफनाया गया? तो काले लाल मिट्टी के बर्तनों के साथ, लोहे के औजार और हथियारों के साथ, घोड़े के कंकाल के साथ, सामान तथा पत्थर, सोने के गहनों के साथ दफनाया जाता था।
ब्रह्मगिरी में कब्र से क्या मिला, तो 13 सोने के मन के व शंख मिले ब्रह्मगिरी से। इनाम गाँव जो कि भीमा की सहायक नदी घाट के किनारे स्थित है, जहाँ से हम क्या प्राप्त हुआ, तो 5 कमरों वाला मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के बड़े संदूक में दफनाई गई एक कब्र के अवशेष मिले हैं। यहाँ से इनाम गाँव से पूछा जा सकता है। काफ़ी एनसीईआरटी के सवाल अभी काफ़ी पूछे जा रहे हैं, तो इसको याद रखिएगा। इनाम गाँव है जहाँ से, जो भीमा की सहायक नदी की घाट के किनारे है, वहाँ से हमें 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाली मिट्टी के बड़े संदूक में दफनाई गई एक कब्र के अवशेष मिले हैं, यहाँ से इनाम गाँव से। मैं आपको जो इम्पोर्टेंट है वही खास कर बता रहा हूँ, बाकी काफ़ी सवाल बने हैं। वज्जी जनपद की राजधानी क्या थी, तो वैशाली। वज्जी की राजधानी है वैशाली। वज्जी जनपद के शासन व्यवस्था को क्या कहा जाता था, तो गण या संघ कहा जाता है वज्जी जनपद के शासन की व्यवस्था को। वज्जी संघ का वर्णन हमें कहाँ से प्राप्त होता है, तो दीर्घ निकाय बौद्ध ग्रंथ से 2300 साल पहले का है ये। गण या संघ में क्या व्यवस्था थी, तो यहाँ कई राजा होते थे जो सभाओं में विचार विमर्श का निर्णय लेते थे। वज्जी संघ पर आक्रमण करने के लिए किसने अपने मंत्री को सलाह लेने के लिए बुद्ध के पास भेजा था, तो अजातशत्रु ने जो मगध के राजा थे, उन्होंने मंत्री को सलाह लेने के लिए बुद्ध के पास भेजा था। वज्जी संघ को किसने जीत कर अपने राज्य में मिलाया, तो गुप्त शासकों ने इसको जीत कर अपने राज्य में मिलाया था। बुद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, तो ये सिद्धार्थ या गौतम। सिद्धार्थ का जन्म 2500 साल पूर्व। बुद्ध किस वंश से संबंध रखते थे, तो शाक्य वंश के क्षत्रिय थे ये। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई, तो बुद्ध गया पीपल के वृक्ष के नीचे से। ये सवाल पूछा गया है रेट 2021 में लगभग ये पूछा गया था, सम्मिलित करने को लेकर ये पूछा गया था। बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई, तो कुशीनारा में हुई। वहाँ पे काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाती हैं, तो आप अच्छे से याद रखिएगा। जो ज्ञान प्राप्ति हुई है बोध गया पीपल के वृक्ष के नीचे हुई थी, और बुद्ध की जो मृत्यु हुई वो कुशीनारा में हुई। इसके साथ ही आप इनका सिमिलर है महावीर स्वामी का, वो और ये आप दोनों अच्छे से याद करें, आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया, तो सारनाथ वाराणसी के निकट इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था। और बुद्ध से हमें क्या शिक्षा मिलती है, तो जीवन दुख हो या कष्टों से भरा हुआ हो, लालसा तृष्णा से मुक्ति का माध्यम आत्म संयम है, ये हमें शिक्षा मिलती है। मैं आपको लिए एक छोटा सा वीडियो बना दूंगा महात्मा बुद्ध और महात्मा महावीर स्वामी के बारे में, जो भी कन्फ्यूजन होगी वो दूर हो जाएगी। आगे देखेंगे। बुद्ध ने शिक्षा किस भाषा में दी, तो प्राकृत भाषा में ये बुद्ध ने शिक्षा दी थी। उपनिषद का अर्थ क्या है, तो गुरु के समीप बैठना। उपनिषदों में किस विषय पर चर्चा की गई, तो मृत्यु के बाद जीवन पर तथा आत्मा के अस्तित्व के विषय में चर्चा की गई है। उपनिषद काल की महान विदुषी महिला कौन थी, तो गार्गी। संस्कृत व्याकरण में लघु सूत्रों की संख्या कितनी है, तो 3000। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी हैं, और जैन धर्म की स्थापना 2500 वर्ष पहले हुई। महावीर स्वामी का जन्म किस कुल में हुआ, तो वज्जी संघ के लिच्छवी क्षत्रिय कुल में इनका जन्म हुआ, याद रखिएगा। महावीर स्वामी घर छोड़कर कब चले गए, तो 30 वर्ष की आयु में ये छोड़कर चले गए थे। महावीर स्वामी को कितने वर्ष तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो 12 वर्ष तपस्या के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, याद रखिएगा। महावीर स्वामी की शिक्षा क्या थी, तो सरल रूप में जीवन जीना, गृह त्याग, अहिंसा के नियम पालन करना, सभी जीवों का संरक्षण, भिक्षा मांगकर सदा जीवन बिताना। और महावीर स्वामी की शिक्षा किस भाषा में थी, तो प्राकृत भाषा में। आगे देखिए। जैन धर्म की वर्तमान शिक्षाएं कहाँ लिखी गई, तो गुजरात के वल्लवी में 1500 वर्ष पूर्व। जैन शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई, तो जिन शब्द से, जिसका अर्थ विजेता है। संघ क्या है, एक संगठन जहां घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रहते थे। विनय पिटक क्या है, पूछा गया सवाल, इंपॉर्टेंट सवाल देखिए। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के जो नियम हैं उनको विनय पिटक कहा जाता है। इंपॉर्टेंट सवाल परीक्षा में पूछा जा सकता है, याद रखिएगा इसको। संघ में किन किन का प्रवेश था, तो स्त्री और पुरुष दोनों का यहाँ पर प्रवेश था। संघ में शामिल होने का नियम था, तो कौन कौन क्या नियम था देखिए। संघ में शामिल होने के लिए बच्चों को माता पिता से, दासों को स्वामी से, करदार को देनदारियों से, स्त्रियों को अपने पति से और राजकर्मियों को अपने राजा से अनुमति लेना आवश्यक था। आगे देखिए।
बौद्ध विहार क्या है? तो वर्षा ऋतुओं में रहने के लिए स्थल जो प्राय लकड़ी और ईंटों से बने होते थे। आश्रम व्यवस्था किसने विकसित की? तो ब्राह्मणों के द्वारा ये विकसित की गई। आश्रम व्यवस्था को कितने भागों में बांटा गया? तो 4 ब्रह्मचार्य आश्रम, यहाँ पर 0 से 25 वर्ष, गृहस्थ आश्रम 25 से 50, वानप्रस्थ आश्रम 50 से 75 और संन्यास आश्रम फिर आगे सन्यासी है। किन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी? तो स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। अब यहाँ से हम बात करेंगे मौर्य साम्राज्य और अशोक के बारे में। इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से प्रश्न प्रश्न बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इसको आप खास कर याद रखिएगा। देखिए, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने इसकी स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य राज्य की स्थापना किसके सहयोग से की? तो कौटिल्य या चाणक्य के सहयोग से की। ये दोनों एक ही नाम है, याद रखिएगा, दोनों एक ही इंसान के नाम है। मौर्य राज्य की स्थापना कब की गई? तो 2300 वर्ष पहले की गई। चाणक्य ने किस पुस्तक की रचना की? तो अर्थशास्त्र की ये रचना चाणक्य ने की थी, याद रखिएगा। अच्छा सवाल है और कई बार पूछा गया है, तो बीएसटीसी, पीटीटी, पशु परीक्षर, कहीं पे भी ये सवाल पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? तो ये पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला। कहाँ लिखा कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था? तो अर्थशास्त्र में लिखा गया है। नजराना क्या था? तो अनियमित रूप से लिया जाने वाला एक कर नजराना कहलाता था। आगे देखेंगे, ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा, परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाला। किस युद्ध के बाद अशोक ने युद्ध का त्याग कर दिया? तो कलिंग युद्ध के बाद अशोक पूरे बदल गए थे, उन्होंने युद्ध का त्याग कर दिया गया था, याद रखिएगा, कलिंग युद्ध के बाद। आगे देखेंगे, देखिए, अशोक द्वारा चलाया गया धर्म क्या था? तो सभी धर्मों का मिला जुला रूप, जिसमें किसी भी देवता की पूजा करना, धार्मिक रीति रिवाज या कर्म कांड की आवश्यकता नहीं, ये उनका धर्म था। धर्म का प्रचार प्रचार करने वाला अधिकारी क्या कहलाता था? धम्म महामात्र कहलाता था, याद रखिएगा। पूछा गया सवाल, इंपॉर्टेंट सवाल। धम्म का प्रचार कहाँ कहाँ किया गया? तो सीरिया, मिस्र, ग्रीस, श्रीलंका आदि में किया गया। चीन की दीवार का निर्माण क्यों करवाया गया? तो उत्तरी सीमा की पशुपालकों से रक्षा करने के लिए। चीन की दीवार कब बनाई गई? तो 2400 वर्ष पहले। ये सवाल पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन जो भी सवाल बने गए हैं वो सभी बताए जा रहे हैं आपको। देखिए, आगे जो इंपॉर्टेंट सवाल होगा वही आपको बता देते हैं। देखिए, स्वतंत्र छोटे किसानों को क्या कहा जाता था? तो गृहपति कहा जाता था इनको, स्वतंत्र छोटे किसानों को। आगे देखेंगे, तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को क्या कहा गया? तो संगम साहित्य कहा गया। यूनान का प्राचीन नाम तो बेरिगाजा, याद रखिएगा, यूनान का प्राचीन नाम है बेरिगाजा। यूनान से किन वस्तुओं का आयात किया जाता था? शराब, तांबा, शीशा, मूंगा, पुखराज कपड़े, सोने, चांदी आदि आदि का इनका आयात किया जाता था। और निर्यात क्या क्या किया जाता था यूनान को? तो जड़ी बूटियां, हाथी दांत, सूती कपड़ा, रेशम इत्यादि। देखिए, रेशम मार्ग पर नियंत्रित करने वाले प्रमुख शासक थे तो कुषाण शासक थे। सबसे पहले सोने के जो सिक्के थे किन शासकों ने जारी किए? तो कुषाण शासकों ने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे। कुषाण शासकों का सर्वर प्रमुख राजा कौन था? तो कनिष्क। बुद्ध की जीवनी का नाम क्या था? तो बुद्ध चरित्र की रचना करने वाले कौन थे? तो अश्वघोष थे बुद्ध चरित्र की रचना करने वाले। परीक्षा में पूछा गया सवाल, याद रखिएगा। जो बुद्ध चरित्र की रचना किसने की? तो अश्वघोष ने की थी, याद रखिएगा। और ये बुद्ध की जीवनी पर थी। अश्वघोष किसका दरबारी कवि था? तो कनिष्क का ये दरबारी कवि था अश्वघोष। और बुद्ध की प्रतिमा का निर्माण कहाँ हुआ था? मथुरा और तक्षशिला में। बुद्ध धर्म दक्षिण पूर्व में कहाँ तक फैला? तो श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया आदि। इन देशों में बुद्ध से सबसे पहले कौन सा धर्म था? तो थेरवाद। प्रयाग, उज्जैन, पाटलिपुत्र किन शासकों का केंद्र था? तो गुप्त शासकों का ये केंद्र था। गुप्त वंश के प्रथम शासक तो चंद्रगुप्त थे ये। किस गुप्त शासक ने महाराजा धीराज की पदवी धारण की? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने ये पदवी धारण की थी, महाराजा धीराज की। गुप्त वंश के किस शासक ने पश्चिमी भारत में सैन्य अभियानों में शासकों को प्राप्त किया? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चंद्रगुप्त द्वितीय के प्रमुख दरबारी कवि तो कालिदास और आर्यभट्ट। तो परीक्षा में सीधा सवाल पूछा जाता है, कालिदास और आर्यभट्ट किन के दरबारी कवि थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के ये दरबारी कवि थे, याद रखिएगा। हर्षवर्धन के
विषय में जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? हर्ष चरित्र से ये जानकारी प्राप्त होती है, हर्षवर्धन के विषय में। हर्ष चरित्र की रचना किसने की? तो बाणभट्ट द्वारा इनकी रचना की। ये देखिए, ज़्यादातर ये सवाल जो हैं सुमेलित करने को लेकर पूछे जाते हैं। अर्थशास्त्र हुआ, हर्ष चरित्र हुआ, ये सब जितनी भी रचनाएँ हैं, ये ज़्यादा सुमेलित करने को लेकर पूछी जाती है। तो याद रखिएगा, जो हर्ष चरित्र की रचना किसने की? तो ये बाणभट्ट द्वारा की गई थी। और अर्थशास्त्र की तो वो चाणक्य द्वारा की गई थी। आगे देखेंगे, हर्ष चरित्र की किस भाषा में लिखित है? ये तो ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है। और हर्षवर्धन की राजधानी कौन सी थी? तो ये थानेसर थी। आगे देखेंगे, देखिए दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश कौन से थे? तो पल्लव और चालुक्य थे। पल्लव शासकों की राजधानी क्या थी? तो कांचीपुरम थी। ये पल्लव शासकों की राजधानी कांचीपुरम। और चालुक्य शासकों की राजधानी क्या थी? तो एहोल। और रवि कीर्ति किसके दरबारी कवि थे? तो पुलकेशिन द्वितीय के ये दरबारी कवि थे। किसने पल्लव और चालुक्य को समाप्त किया? तो राष्ट्रकूट तथा सोल वंश के शासकों ने किया। देखेंगे, महादंडनायक किसे कहा गया? तो मुख्य न्याय अधिकारी को महादंडनायक कहा जाता था। जैसा कि आपको नाम से ही सीधा पता लग जाता है, महादंडनायक मुख्य न्याय अधिकारी। फिर देखेंगे, कुमारमात्य किसे कहा जाता था? तो महत्वपूर्ण मंत्री को। नगर सृष्टि कौन होता था? तो मुख्य बैंकर या शहर का व्यापारी। आगे देखेंगे, सातवां कौन होता था? तो व्यापारियों के काफिलों का नेता। इस समय सेना में क्या व्यवस्था थी? तो नियमित वेतन न देकर भूमि दी जाती थी उस समय। व्यापारियों को संगठन को क्या कहा जाता था? तो नरगम। याद रखिएगा। कालिदास के नाटक की क्या विशेषता थी? तो ब्राह्मण को संस्कृत भाषा में और अन्य लोगों को तथा महिलाओं को प्राकृत भाषा में बोलते दर्शाया गया था। कालिदास के नाटक की ये विशेषता थी। दुष्यंत तथा शकुंतला की प्रेम कहानी किस में वर्णित है? तो अभिज्ञान शकुंतलम में ये प्रेम कहानी वर्णित है। और इनके लेखक कौन थे? तो कालिदास थे। याद रखिएगा। ये देखिए, अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कालिदास। और 1400 वर्ष में पहले किसने इस्लाम धर्म की शुरुआत की? तो पैगंबर मोहम्मद साहब ने की थी। अब बात करते हैं क्लास 7 को लेकर। तो क्लास 7 को लेकर नेक्स्ट वीडियो रहेगा क्लास 2 में। आप वीडियो से बने रहे। जो भी इम्पोर्टेंट सवाल होंगे, वो जितने भी सवाल हैं जब लगभग 6 क्लास 7th क्लास, वो सभी बताए जा रहे हैं। इनमें से जो इम्पोर्टेंट होंगे वो आपको मैं बता दूँगा, उनको खासकर याद रखना है। बाकी जितने भी सवाल हैं वो आप एक बार नज़रबार कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप चैनल से बने रहे। इस वीडियो में इतने कोई खास इम्पोर्टेंट नहीं थे, लेकिन कोई इम्पोर्टेंट थे जो परीक्षा में आ सकते हैं, इसलिए बताए गए हैं। तो पहली क्लास थी, कोई कमी हो तो ज़रूर बताएँ। उसको सही करने की पूरी कोशिश करेंगे। आप चैनल से बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। ऐसे ही क्लास 7 की जो क्लास है आपको नेक्स्ट जल्दी देखने को मिलेगी। आप क्लास से बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।